ओके स्टूडेंट, तो केस नंबर 3 में हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आयंस के लिए यहाँ पर जहाँ एटम था तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर मास, आयंस है तो आप फॉर्मूला मास लिख लीजिए या फिर आप आयनिक मास लिख लीजिए। चलिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है स्टूडेंट? 1। तो आयनिक मास भी क्या हो जाएगा? 1। चार्ज आपको दिख रहा है +1 तो 1। तो आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ भी हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन या हाइड्रोनियम जो हम कह सकते हैं, इसका भी इक्विवेलेंट वेट 1 ही आ रहा है। क्लोराइड आयन, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना है स्टूडेंट? 35.5। तो आयनिक मास भी वही हो जाएगा 35.5। चार्ज कितना दिख रहा है? 1। तो ये हो गया आपका 1। तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 35.5। ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो आयनिक मास भी क्या हो जाएगा? 16। चार्ज कितना दिख रहा है? 2। तो सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 8। देख सकते हैं सेम आ रहा है, कहीं से भी निकाले सेम आ रहा है। यहां पर स्टूडेंट देखिए, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, वही इसका आयनिक मास होगा। तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 into 4, तो ये हो गया 14 + 4 ये हो गया 18। चार्ज कितना दिख रहा है? 1। तो 18/1 क्या आ गया? 18। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इक्विवेलेंट वेट आयंस का भी निकाल सकते हैं। ये थर्ड केस मैंने आपको बता दिया, जहां पर एटम, मॉलिक्यूल और आयन तीनों हो गया। बस यहां पर n फैक्टर के जगह पर क्या था? n फैक्टर के जगह पे चार्ज आ गया था। अब आते हैं स्टूडेंट एसिड, केस नंबर 4 में आते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम लोग को एसिड का निकालना है। तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास बाई बेसिसिटी। और बेसिसिटी जैसा वर्ड मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी एसिड टूटकर कितना H+ को रिलीज करता है उसे ही हम कहते हैं बेसिसिटी। जैसे लिए HCl, तो यहां ये एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो टूट के कितना H+ रिलीज करेगा? 1। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 1। अगला सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड टूट के कितना H+ देगा? डिसोसिएट होकर कितना H+ रिलीज करेगा? 2। तो बेसिसिटी क्या हो गया? 2। अगला नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड जो है ये डिसोसिएट होकर कितना H+ रिलीज करेगा? 1। तो बेसिसिटी हो गया 1। अब यहां दो यहां पर एक्सेप्शन है। फॉस्फोरस एसिड, ये मैंने P ब्लॉक में पढ़ाया था, फॉस्फोरस एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दिखने में लग रहा है कि फॉस्फोरस एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर 3H+ आयन देगा, बट ऐसा नहीं है। ये डिसोसिएट होकर 2H+ आयन देता है। एक्सेप्शन है, आपको याद रखना होगा। रीजन मैंने P ब्लॉक में बता दिया था। हाइपोफॉस्फोरस एसिड देखने में लग रहा है कि ये डिसोसिएट होकर 3H+ देगा। देखने में लग रहा है कि इसका बेसिसिटी 3 होना चाहिए, बट ये जो एसिड है वो डिसोसिएट होकर सिर्फ एक ही H+ देता है, इसीलिए इसका बेसिसिटी 1 होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, याद रखना है। इसका बेसिसिटी 2, इसका बेसिसिटी 1। P ब्लॉक में रीजन के साथ मैंने बता दिया था क्यों ऐसा होता है। हाँ जी, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। तो 35.5 + 1 कितना हो गया? 36.5। मतलब HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 36.5। अब क्या निकालना है? बेसिसिटी। डिसोसिएट होकर कितना H+ देगा? 1। बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 1। सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? 36.5। H2SO4, जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये आएगा आपका 98। सॉल्व करके आप देख सकते हैं 98 बाई बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 49। नाइट्रिक एसिड का जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 63। बेसिसिटी मतलब डिसोसिएट होकर कितना H+ देगा? 1। तो इसका बेसिसिटी क्या हो गया? 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया? 63। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये 3 एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब 2 एग्जांपल जो बचा हुआ है उसको देख लीजिए। फॉस्फोरस एसिड इसका निकालना होगा स्टूडेंट हम लोग को। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 into 3। फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। 16 into 3 क्या हो गया? 48। सबको ऐड करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। बाई बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2। सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहां मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 into 3 प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 into 2 क्या हो गया? 32। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? 1। सॉल्व करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एसिड अगर है तो n फैक्टर का नाम क्या हो जाएगा? बेसिसिटी। एटम था तो n फैक्टर का नाम क्या था? वैलेंसी।
मॉलिक्यूल था तो एन फैक्टर का नाम क्या था, वैलेंसी इंटू एटॉमिसिटी। आयंस था तो एन फैक्टर का नाम क्या था, चार्ज। एसिड था तो एन फैक्टर का नाम क्या है, बेसिसिटी। अब एसिड के बाद केस नंबर 5 में आ गया बेस। केस नंबर 5 में आ गया स्टूडेंट बेस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। निकालने का क्या तरीका है, ऊपर तो वही रहेगा मॉलिक्यूलर मास, नीचे क्या हो जाएगा बेस के लिए, एसिडिटी। मतलब कोई भी बेस टूटकर कितना OH माइनस आयन रिलीज करेगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकाल लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ये बेस डिसोसिएट होकर कितना OH माइनस आयन देगा, 1। तो एसिडिटी क्या हो जाएगा इसका, 1। ये बेस डिसोसिएट होकर कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा, 2। तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, 2। ये बेस डिसोसिएट होकर कितना OH माइनस आयन रिलीज करेगा, 3। तो एसिडिटी क्या हो जाएगा, 3। अब ऊपर में क्या लेना है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या करना है, जो भी एटम प्रेजेंट है सभी का एटॉमिक वेट को जोड़ते जाओ। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 प्लस, देखिए होल का 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 तो 1। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 इंटू 2 कितना हो गया, 32। एक ही बात है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू 2 सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 इंटू 3 48 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू 3 आप सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपका किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। ये आपका केस नंबर 5 था। अब आइए स्टूडेंट केस नंबर 6। केस नंबर 6 में क्या लेना है हम लोग को, सॉल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। वही होगा स्टूडेंट, सॉल्ट के लिए क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला मास। वैसे ही निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, फॉर्मूला मास बाई चार्ज कह लो, टोटल चार्ज कह लो, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनायन। चलिए एग्जांपल के फॉर्म में देख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4, आइए निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlCl3, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, NaCl को डिकम्पोज करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस आएगा। तो किसी एक के ऊपर टोटल चार्ज देखिए, या तो कैटायन को देखिए या तो अनायन को देखिए। देखिए आगे लिखा हुआ है 1 को चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए तो चार्ज क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कितना चार्ज लिखिए, 1 लिखिए। अब इन दोनों का एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5। आप ऐड करेंगे तो इसका ऐड करके डिवाइड के सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। अब यहां देखिए सोडियम सल्फेट का, तो आपको डिसोसिएट करने आना चाहिए स्टूडेंट। सोडियम सल्फेट को जब डिसोसिएट करेंगे तो कैसे टूटेगा, 2Na प्लस SO4 माइनस। चार्ज देखना है तो कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2। तो चार्ज कितना हो गया, 2। आप यही चीज अनायन में भी देख सकते हैं, अनायन के ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, 2। तो नीचे क्या लिखें, 2। अब इसका फॉर्मूला मास निकालना है, एटॉमिक जैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं वैसे ही निकाल दीजिए। सोडियम का एटॉमिक 23 इंटू 2 कितना हो गया, 46 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 क्या हो गया, 64। 2 से डिवाइड कर दीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब आइए थर्ड केस, AlCl3। अगर AlCl3 को डिकम्पोज करेंगे तो कैसे टूटेगा, Al3 प्लस 3Cl माइनस। कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3। तो डिनोमिनेटर में टोटल चार्ज कितना आ गया, 3 आ गया। अब ऊपर में फॉर्मूला मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट को जोड़ते जाइए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 इंटू 3 कर दीजिए तो आपका टोटल फॉर्मूला मास निकल के आ जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से 6 डिफरेंट केस में स्टूडेंट हम लोगों ने 6 डिफरेंट तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा।
एटम के लिए निकालना सीखा। किस किस के लिए हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखे? एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, आयंस के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। इन 6 केसेस में हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा। एटम के लिए एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी इनटू एटॉमिसिटी, आयंस के लिए फॉर्मूला मास या आयनिक मास बाय चार्ज, एसिड के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, बेस के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी और सॉल्ट के लिए क्या निकाले थे? फॉर्मूला मास बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायन एंड अनायन। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग 6 डिफरेंट तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख गए। और अब आता है, ध्यान से समझिएगा, एक लास्ट केस है स्टूडेंट कि इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि सेम टर्म है, कैंसल आउट हो गया। एक नया टर्म और आता है जिसको हम लोग को समझना है इक्विवेलेंट वेट के साथ साथ, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ध्यान से देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट को लिखा जाता है ऐसे करके, ग्राम के लिए जीएम, इक्विवेलेंट के लिए ईक्यू। जैसे ही कहीं भी जीएमईक्यू लिखा हुआ रहेगा, इसको पढ़ेंगे आप ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या होता है? जब इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में लिखा जाए तो वही कहलाता है ग्राम इक्विवेलेंट। अभी अभी मैंने जब डेफिनेशन आपको बताया तो वहां मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन जब इक्विवेलेंट वेट को ग्राम लगाकर लिखा जाए या इक्विवेलेंट वेट को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो कहलाता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका होता है? ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट। जब ग्राम को इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा। अगर यहां पर लिखा हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि NaCl का उतना ही ग्राम लेना है जितना एक इक्विवेलेंट का वेट होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कहीं लिखा हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl, तो इसका मतलब है कि NaCl का अमाउंट आपको ग्राम में लेना है, लेकिन कितना ग्राम लेना है? एक इक्विवेलेंट के बराबर लेना है। तो अभी अभी इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट किए थे, कितना आ रहा था? 58.5। तो जब 58.5 इसका इक्विवेलेंट वेट है NaCl का, तो जब इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट लिया जाए तो वो कहता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर यहां होता 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो जितना इक्विवेलेंट वेट है उसका डबल अमाउंट आपको लेना है ग्राम में, वही कहलाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अगर यहां लिखा हुआ है 5 ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका मतलब है जितना इक्विवेलेंट वेट है उसी को 5 टाइम लेना है ग्राम में। जितना इक्विवेलेंट वेट है उसी को 5 टाइम लेना है ग्राम में, तो वो कहलाएगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl। मैं एक एग्जांपल और समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना इसका इक्विवेलेंट वेट है उसका डबल अमाउंट लेना है ग्राम में। H2SO4 का जितना इक्विवेलेंट वेट है उतना अमाउंट को डबल लेना है, 2 टाइम लेना है ग्राम में। जैसे इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का होता है 49, जितना इक्विवेलेंट वेट है उसको डबल अमाउंट लेना है ग्राम में, तो वही कहलाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4। अगर यहां लिखा हुआ है 5 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि H2SO4 का जितना इक्विवेलेंट वेट है उतना का 5 टाइम अमाउंट लेना है ग्राम में। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट होता है 49 और कहता है कि 5 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट का हमें 5 टाइम लेना है ग्राम में, यही कहलाएगा 5 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और कहीं ग्राम इक्विवेलेंट लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये 11th का टॉपिक था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर 12th में इसका यूज है, इसलिए मैंने फास्ट वे में थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस के साथ मैंने इक्विवेलेंट वेट आपको समझा दिया। अब मैं आता हूं नॉर्मेलिटी जैसे टर्म के ऊपर।